हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, टारगेट सीटेट 2022 के लिए जो हमारी EVS की क्लास चल रही थी उसकी ये नेक्स्ट क्लास होगी और ये हमारा टॉपिक भी नेक्स्ट रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 10-12 टॉपिक कर लिए हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ बेसिक से संपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, आज की क्लास में हम जानेंगे रेल टिकट की जानकारी, मतलब आपकी रेलवे की जो टिकट होती है उसमें कौन कौन सी जानकारी दी गई होती है और कौन सी एक जानकारी ऐसी है जो नहीं दी गई होती है और इससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पिछली बार सीटेट में पूछा गया था PNR का फुल फॉर्म क्या होता है। अब जिसको पता होगा कि PNR होता क्या है तभी तो वो इसका फुल फॉर्म बता पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भूकंप, कब कहाँ पर भूकंप आया, जैसे कह देता है पिछली बार इससे क्वेश्चन बना हुआ था कि जो 2001 है इसमें कहाँ पर भूकंप आया हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में भुज दिया गया था, अन्य स्थानों के नाम दिए गए थे। तो जो आपके NCERT में भूकंप के बारे में जितनी भी जानकारी दी गई है वो यहाँ पर आपको देंगे। ठीक है, इससे पहले हमारी 11 क्लासेस हो गई हैं। जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि आपको EVS का बिल्कुल बेसिक से वहाँ पर जानकारी दी गई है और आपका जितना भी NCERT में टॉपिक दिए गए हैं सारे वहाँ पर कवर कराने की कोशिश की गई है। ठीक है, आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेल टिकट की जानकारी। रेल टिकट के यदि आपको इतने पॉइंट याद हैं तो आप का कोई भी फिर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेल टिकट है इसमें लेफ्ट यानी दाएं साइड में ऊपर की ओर एक PNR नंबर दिया गया होता है। तो कभी तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि PNR जो नंबर होता है इसमें कितने नंबर होते हैं। ठीक है, तो यह 10 अंकों का एक नंबर होता है। ठीक है, यह लिखा हुआ होता है किस तरफ, तो लेफ्ट यानी दाएं साइड में। ठीक है, अब पिछली बार पूछा गया था PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो PNR होता है इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, इससे पहचान की जाती है कि किस यात्री की ये टिकट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेन का नाम और नंबर, मतलब रेल टिकट में दिया गया होता है। ठीक है, क्या ट्रेन का नाम और नंबर। अब क्वेश्चन कैसा बनता है, दिया गया होता है क्वेश्चन कि निम्न में से रेल टिकट में कौन सी एक जानकारी को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अब उसमें आपके 4 ऑप्शन बना करके देंगे, कह देंगे ट्रेन का नाम और नंबर, दूसरा आपका ऑप्शन दे देंगे सीट नंबर, तीसरा ऑप्शन दे देंगे वयस्कों की संख्या और चौथा दे देंगे नाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। आपके जो रेल टिकट होती है उसमें ट्रेन का नाम दिया गया होता है और नंबर भी ट्रेन का दिया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है तारीख, मतलब किस तारीख को जो है आप यात्रा कर रहे हैं और उसमें कितने बच्चे और कितने वयस्क शामिल हैं, ये चीज़ें आपके रेल टिकट में दी गई होती हैं। नेक्स्ट है सीट नंबर, उसमें दिया गया होता है आपके रेल टिकट में। आपकी बर्थ डिटेल दी गई होती है। जेंडर अर्थात आपका लिंग दिया गया होता है, आप मेल हैं या फीमेल, और किराया दिया गया होता है कि आपका किराया कितना लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आरक्षण की तिथि और समय दिया होता है। नेक्स्ट आपका देख लिया है हमने वयस्कों और बच्चों की संख्या की, कितने वयस्क हैं और कितने बच्चे हैं। अब आपको एक यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पर व्यक्ति का नाम नहीं दिया रहता और यही आपका क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से ट्रेन टिकट में कौन सी एक जानकारी नहीं होती है। तो ट्रेन में जो है व्यक्ति का नाम नहीं होता है। ठीक है, किसका नाम, व्यक्ति का नाम नहीं होता है, याद रखना। ठीक, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट आपका भूकंप के बारे में। भूकंप से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक पेडागॉजी में क्वेश्चन बनता है कि भूकंप से बचने के लिए व्यक्तियों को निम्न में से कौन सा सुझाव अपनाना चाहिए या कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है भूकंप जब आता है यदि तो आप खुले मैदान में चले जाएं। ठीक है, इससे आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है यदि हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो किसी भी छोटी सी टेबल, कुर्सी या जो भी आपके पास में है उसके नीचे बैठ जाएं और उसे कसकर पकड़ लें। ठीक है, तो इससे हम भूकंप से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना दोनों, ये क्वेश्चन आपका बनता है जो आपकी NCERT में दिया भी गया है। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि कहाँ पर कब भूकंप आया हुआ है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है जो आपकी NCERT में दी गई हैं। 26 जनवरी 2001 में 2 स्थानों पर भूकंप, वैसे तो 2001 में ये तीनों भूकंप आए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखना 26 जनवरी 2001 में भूकंप जो है वो गुजरात के कच्छ में आया हुआ था। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ था। ठीक है, तो 26 जनवरी 2001 कहाँ पर आया भूकंप, गुजरात में आया था, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है 26 जनवरी 2001 में ही अहमदाबाद गुजरात में भी भूकंप आया था और यहाँ पर 150 बिल्डिंगें गिर गई थीं और 250 लाशें इस बिल्डिंग से निकाली गई थीं और यहाँ पर बहुत क्षति हुई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना ये पॉइंट। नेक्स्ट है आपका 2001 में भुज में भूकंप आया था, तो इससे पिछली बार क्वेश्चन बना था, आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं और आपको जिस मतलब जैसे हमने कह दिया यहाँ पर कि मेंढक का लार्वा या फिर हमने कह दिया मधुमक्खी का लार्वा क्या कहलाता, प्यूपा। तो जहाँ भी आपके नोट्स बनाए हुए हैं आपने, वहाँ पर जहाँ भी आपने मधुमक्खी के बारे में लिखा हुआ है वहाँ पर ये पॉइंट इंक्लूड करते हुए चलें। इससे आपका नोट्स भी बेहतर बनेगा और आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत होगी, ठीक है। या फिर आप कहीं पर ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये नोट करते हुए जाएं, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं और आपको एक जगह पर कहीं नहीं मिलेंगे। तो हम डेली क्या करेंगे, अब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट आपकी एनसीईआरटी में मिलते हैं वो आपको नीचे करा देंगे ताकि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर, यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन कि जो सर्वाधिक शोर और धुआं कहाँ पर होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना, आपके ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है कि जो सर्वाधिक शोर है और जो सर्वाधिक धुआं है वो राजमार्गों के पास होता है। अब आपसे ऑप्शन में दे देंगे सर्वाधिक शोर और धुआं निम्न में से किस स्थान पर होता है, ऑप्शन दे देंगे राजमार्ग के पास में, ठीक है, या फिर कह देंगे आपसे कारखानों के पास में, कुछ भी दे दें। तो आपको याद रखना है राजमार्गों के पास में सबसे ज़्यादा शोर और धुआं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कफ परेड भारत में कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है और एक बिल्डिंग है बिजनेस का, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट है कंगारू के बच्चे को क्या कहते हैं, तो पिछली बार पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कंगारू का बच्चा क्या कहलाता है, तो इयास कहलाता है, ठीक है। यदि कह दें सिंह का बच्चा क्या कहलाता है, तो सिंह शावक कहलाता है। तो याद रखना कंगारू का बच्चा क्या कहलाता है, इयास कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मकड़ी का आश्रय क्या कहलाता है, तो आश्रय हमने आपको कराए हुए थे, पशु पक्षियों के आश्रय कराए थे जब बताया हुआ था। ये भी याद रखना कि जो मकड़ी होती है मकड़ी समूह में नहीं रहती है, ठीक है, और मकड़ी का आश्रय क्या कहलाता है, बेब कहलाता है, क्या, बेब। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया गया है मधुमक्खी का लार्वा, जो मधुमक्खी का लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी के लार्वे को कहते हैं प्यूपा, क्या कहते हैं, प्यूपा, ठीक है। और मधुमक्खी अनीता की मधुमक्खी वाला टॉपिक जब आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर बताया हुआ था। जो मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खी पालन का कार्य कहाँ पर किया जाता है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में। मधुमक्खी को लीची के फूल सर्वाधिक लुभाते हैं, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर महीने में मधुमक्खी पालन का उचित समय होता है। इसके बाद आपको बताया था जो मधुमक्खी होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है रानी मधुमक्खी जो अंडे देती है, दूसरी होती है आपकी श्रमिक मधुमक्खियाँ जो मतलब आश्रय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, सारे कार्य यही करती हैं, और एक होती हैं नर मधुमक्खियाँ जो केवल प्रजनन संबंधी कार्य करती हैं और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, ठीक है, इनका केवल एक ही कार्य होता है, ठीक। तो यदि जो रानी मधुमक्खी होती है अंडे देती है लेकिन अपने अंडे का पालन पोषण नहीं करती है, तो फिर इसके अंडे का पालन पोषण कौन करता है, श्रमिक मधुमक्खियाँ, ठीक है। तो मधुमक्खी के बारे में आपको सारी जानकारी हमने दे दी थी पिछली क्लास में, एक बार फिर से बता दिया। आपको याद रखना है जो मधुमक्खियाँ होती हैं समूह में रहती हैं, ठीक है, और जब इनको फूलों का रस मिल जाता है तो एक प्रकार का नृत्य करती हैं, डांस करती हैं, जिससे अन्य मधुमक्खियों को पता लग जाता है कि फूलों का रस मिल चुका है, ठीक है। और मधुमक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, प्यूपा कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक। नेक्स्ट है आपका मेंढक, और मेंढक का लार्वा क्या कहलाता है, तो डेडपोल कहलाता है। मेंढक के लार्वे को क्या कहते हैं, डेडपोल कहते हैं। और मेंढक क्या होता है, एक प्रकार का उभयचर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमने बहुत अच्छे से बता दी थी। स्तनधारी कौन कौन से होते हैं, उभयचर क्या होते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बनता है, आपका पूछा जाता है कि अंडीज कौन कौन से अंडों को जन्म देते हैं, वो कौन कौन से प्राणी होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं वो कौन कौन से प्राणी होते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको हम दे चुके हैं पशु पक्षी वाले टॉपिक में, ठीक है। तो आप वो टॉपिक्स जरूर कवर कर लें एक बार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर कि जो पोलियो है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, पोलियो जो है वो किससे फैलता है, तो वायरस से फैलता है, ना कि वंशानुक्रम से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पोलियो जो है वायरस के माध्यम से फैलता है, ना कि वंशानुक्रम के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका गन्ने की फसल के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, तो ये भी याद रखना, जो गन्ना होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आपको बताया हुआ था जब हमने फसल वाला टॉपिक पढ़ा था, गन्ना सबसे ज़्यादा होता है हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और गन्ने की फसल के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप एक जगह पर नोट कर लें। इसी तरह से डेली आपको 10-12 इंपॉर्टेंट फैक्ट देंगे जो आपकी एनसीईआरटी में दिए गए हैं। इससे आपके बहुत सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे और इससे कभी भी आपका क्वेश्चन आएगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से गलत नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। थैंक यू।